हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सस एडू 8। मैं हूं मयंक और आज हम सेल बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और नीट का फेवरेट टॉपिक सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीट डिटेल में कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम प्लांट सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मॉजिक मॉडल और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के सभी कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं। प्लांट सेल्स के बाहर एक रिगिड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। इसके अंदर एक थिन लिविंग मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल वॉल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंस के मूवमेंट को रेगुलेट करती है। अब आते हैं प्लांट सेल वॉल पर। सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल्स के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होती है। ये सेल को डेफिनेट शेप देती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल रिगिड और स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। अब देखते हैं सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशंस। प्लांट सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज के साथ हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्नीन भी पाया जाता है जो वॉल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब समझते हैं प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चर। सेल वॉल के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर मिडल लेमेला, ये पैक्टिन रिच लेयर होती है जो एडजेंट सेल को जोड़ कर रखती है। उसके बाद आती है प्राइमरी सेल वॉल, ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है और ग्रोइंग सेल्स में पाई जाती है। सबसे अंदर होती है सेकेंडरी सेल वॉल, ये थिक और लाइग्निफाइड होती है और मैच्योर सेल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं सेल वॉल के फंक्शन। सेल वॉल सेल को प्रोटेक्शन देती है, सेल का शेप मेंटेन करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेसिव वाटर एंट्री के कारण सेल को ब्रस्ट होने से बचाती है। इसी प्रोसेस को प्रिवेंशन और ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग कहते हैं। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग थिन और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे सेल का गेट कीपर भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करती है, सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, सेल रिकॉग्नाइजेशन और सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करती है और सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है फ्लूइड मॉजिक मॉडल। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मॉजिक मॉडल प्रपोज किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर से बनी होती है। इस बाइलेयर में प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। लिपिड्स और प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसी मूवमेंट की वजह से मेम्ब्रेन फ्लूइड कहलाती है और प्रोटीन के मोज़ेक अरेंजमेंट की वजह से इसे मोज़ेक कहा गया, इसीलिए नाम पड़ा फ्लूइड मॉजिक मॉडल। अब देखते हैं मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन का बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट और सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट सेल रिकॉग्नाइजेशन में रोल प्ले करते हैं और कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी रेगुलेट करता है। अब हम चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पर आते हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले समझते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस हाई कंसनट्रेटेड से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इस प्रोसेस में एटीपी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ये नेचुरल मूवमेंट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के मेजर एग्जांपल्स है सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और स्पेक्युलेटेड डिफ्यूजन। अब देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करता है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब समझते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है। वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू
लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ऑस्मोसिस को समझने के लिए 3 टर्म्स इम्पोर्टेंट है: हाइड्रोफोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल वाटर गेन करता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल वाटर लूज करता है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नेट मूवमेंट नहीं होती। अब आते हैं फैक्यूलेटेड डिफ्यूजन पर। कुछ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, इन्हें मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प चाहिए होती है। चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स उन्हें मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को फैक्यूलेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करता है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इसी प्रोसेस के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन या पंप के थ्रू होता है। सबसे फेमस एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप 3 सोडियम आयंस को सेल के बाहर और 2 पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है और इस प्रोसेस में एटीपी कंज्यूम होती है। स्टूडेंट्स, नीट में पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी नहीं लगती, मूवमेंट ग्रेडियंट के अलोंग होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी लगती है और मूवमेंट ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती है। अब आते हैं वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट पर। ये ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के थ्रू होता है। इसके 2 मेजर टाइप्स हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहले समझते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में सेल बाहरी सब्सटेंस को अंदर लेता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड फोल्ड हो करके वेसिकल बनाती है और सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर कर जाता है। एंडोसाइटोसिस के 2 मेजर फॉर्म्स होते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग कहते हैं। इसमें लार्ज पार्टिकल्स को बैक्टीरिया को इंगल्फ किया जाता है। और पिनोसाइटोसिस का सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। इसमें फ्लूइड या डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस को अपटेक किया जाता है। अब आते हैं एक्सोसाइटोसिस पर। एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। इसमें वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होते हैं और अपना कंटेंट सेल के बाहर रिलीज कर देते हैं। हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स का सेक्रेशन एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को क्विक कंपैरिजन करते हैं। एंडोसाइटोसिस में मटेरियल सेल के अंदर जाता है, एक्सोसाइटोसिस में मटेरियल सेल के बाहर जाता है। एंडोसाइटोसिस मेम्ब्रेन सरफेस एरिया को डिक्रीज करता है, जबकि एक्सोसाइटोसिस मेम्ब्रेन सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। दोनों प्रोसेस एटीपी डिपेंडेंट होती है और दोनों वेसिकल्स इन्वॉल्व करती है। अब क्विक रिवीजन करते हैं। सेल वॉल नॉन लिविंग और फुली परमेबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग और सेलेक्टिव परमेबल होती है। फ्लूइड मॉजिक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर से बनी होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की ज़रूरत होती है। डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, वही ऑस्मोसिस वाटर का मूवमेंट है। फैक्यूलेटेड डिफ्यूजन प्रोटीन्स की हेल्प से होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप के थ्रू होता है और एंडोसाइटोसिस मटेरियल को अंदर लेती है, एक्सोसाइटोसिस मटेरियल को बाहर रिलीज करती है। अब एक लाइन में याद रखिए, सेल वॉल गिव्स सपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कंट्रोल ट्रांसपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कंप्लीट फिनिश होता है। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और नेक्सस एडुएट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी लेक्चर्स और नीट फोकस्ड कंटेंट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप अर्निंग, keep growing, keep scoring high.